हाँ जी, तो आ गए हैं हम फिर से अम्ल, क्षारक एवं लवण की क्लास लेके। केमिस्ट्री की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आप क्लास 10th में हो, 9th में हो या फिर डीएलएड कर रहे हो। अगर आप साइंस का सब्जेक्ट है, आपके पास केमिस्ट्री है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? अम्ल, क्षारक एवं लवण। यहाँ से प्रश्न 100% बनता है। पहले जानेंगे अम्ल होते क्या हैं, ठीक है ना? अम्ल क्या होते हैं? तो ये हमारे सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि अम्ल क्या है? एसिड होते हैं। इसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं ना। अम्ल क्या होते हैं? एसिड होते हैं। इसको सेट कर लिया मैंने अच्छे से। आप पॉइंट्स आपके सामने कॉपी पर लेकर बैठ जाइए। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। खट्टे मतलब सौर होते हैं, है ना? नींबू आपने देखा होगा, नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है, ठीक है ना? तो उसमें एसिड होता है, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल क्या करते हैं? ये नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को रेड में बदल देते हैं, ठीक है? और ये क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में एसिड जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। खट्टा अर्थ होता है एसिड का, ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर हम बात करें अम्ल की, तो प्रबल अम्ल होता है यहाँ पर, ठीक है ना? प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर ये देख लेते हैं। HCl हमारा है, प्रबल अम्ल है। H2SO4 हमारा जो दिया है वो भी प्रबल अम्ल है। HNO3 दिया है वो भी प्रबल अम्ल है ना? नेक्स्ट हमारा है दुर्बल अम्ल। तो ये क्या है? CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, ये हमारा होता है दुर्बल अम्ल, ठीक है? अगला हम जल्दी से देख लेते हैं। अगला हमारा कौन सा दिया हुआ है? सांद्र अम्ल की अगर हम बात करेंगे, तो सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें क्या होता है? अम्ल अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना? अम्ल क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है और जल अल्प मात्रा में होता है। यानी कि अम्ल अधिक होता है और जल की मात्रा कम होती है। और वहीं पर अगर हम बात करें तनु अम्ल की, ठीक है ना प्यारे? तो तनु अम्ल की बात करते हैं तो जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है। अल्प मतलब कम मात्रा में होता है। अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, कम होता है और जल अधिक होता है, ठीक है ना? जल अधिक मात्रा में, एसिड कम मात्रा में होता है, उससे बोलते हैं तनु अम्ल। तो यहाँ तक आपको अम्ल समझ में आ गए। एसिड आपका कंप्लीट हो गया। अब एसिड के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो आता है बेस का। बेस मतलब हिंदी में इसको क्षारक बोलते हैं। तो बेस क्या होते हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉइंट नोट करते रहना, ठीक है ना? मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और ये पेपर में 100% आते हैं। बेस क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। बेस की क्वालिटी होती है कि ये इनका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है। और ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ठीक है ना? जो रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको ये ब्लू कर देते हैं। और क्या करते हैं? ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है ना? बेस क्या करते हैं? जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। और प्रबल क्षारक कौन कौन से आपके सामने लिखे हैं? NaOH, KOH, CaOH का वोल्टेज, ठीक है ना? ये तीनों आपके सामने प्रबल क्षारक लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। अब दुर्बल क्षारक की बात करें तो NH4OH लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं क्षार की, अल्केली। ये क्या होते हैं? ये जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाते हैं उस क्षारक को क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे? NaOH, KOH, MgOH का वोल्टेज, ठीक। लवण की बात करते हैं सॉल्ट की। तो सॉल्ट क्या होता है? लवण जो होता है वो अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। यानी कि एसिड और बेस की जब केमिकल रिएक्शन कराई जाती है तो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है। एग्जाम्पल NaCl, KCl, ठीक है ना? सूचक क्या होते हैं? सूचक की भी बात कर लेते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बोलते हैं सूचक को। तो सूचक क्या करते हैं? किसी विलयन में, किसी दिए गए विलयन में क्या करते हैं? अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक के द्वारा पता चलता है कि, ठीक है ना, कि विलयन में एसिड और बेस प्रेजेंट है या नहीं। हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं और अम्ल क्षारों के रासायनिक गुण के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो रासायनिक गुण है वो धातु की अभिक्रिया के साथ क्या होता है कि अम्ल के साथ अगर करते हैं तो, और क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं अम्ल के साथ और क्षारक के साथ। तो पहले अम्ल के साथ देखते हैं। अम्ल प्लस धातु क्या बनता है हमारा? लवण प्लस हाइड्रोजन। इधर क्षार प्लस धातु क्या बनता है? लवण प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन देख लो यहाँ पर क्या लिखिए।
2HCl प्लस Zn मतलब जिंक हमारा हो गया, ZnCl2 हो गया बनेगा और प्लस हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगी। अगला क्षारक के साथ अगर अब क्रिया कराएंगे किसी धातु की तो क्या होगा, 2NaOH प्लस Zn क्या प्राप्त होता है, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन हमारा जो है वो निकलेगा, सोडियम जिंकाइड बन जाएगा। अच्छा, पॉप टेस्ट ये इंपॉर्टेंट हमारा निकल के आया है। पॉप टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉप टेस्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास, है ना, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब पॉप की तरह एक साउंड उत्पन्न होता है। पॉप की तरह साउंड उत्पन्न होता है हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है। और इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस टेस्ट का प्रयोग कब करते हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं, इस चीज़ के लिए हम पॉप टेस्ट का यूज़ करते हैं। पॉप टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अगला हमारे साथ निकल के आए हैं, ये कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको नोट करना है अच्छे से। तो जल की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, H+ आयन उत्पन्न, और H+ आयन जो होता है H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन देख लो, H+ आयन दिया हुआ है प्लस H2O, ठीक है ना, जल की उपस्थिति में H3O+ आयन हमें प्राप्त हुआ, है ना। अगला देखो, हाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करते हैं, OH- आयन उत्पन्न करते हैं। कैसे, अभी जल की उपस्थिति में क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न हुआ। देखो HCl प्लस H2O+, यहाँ पर Cl अलग हो गया, H3O+ आयन बन गया हमारा ऊपर वाली रिएक्शन में। अब नीचे वाली रिएक्शन में क्या है, आपके सामने लिखिए NaOH H2O, यानी कि जल की उपस्थिति में क्या हुआ, ये Na+ हमारा अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, और ये OH- आयन अलग हो गया। अगला देखो, सभी जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, या सभी जो क्षारक हैं वो जल में नहीं घुलते। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में घुल जाए क्षारक उसको हम क्षार कहते हैं। और सभी क्षार जो होते हैं क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इस लाइन को ज़रा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और दो तीन बार आप क्या करें, उसको खुद रिपीट कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाहता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। ऑलवेज क्या करेंगे, जल में क्या करेंगे, मिलाएंगे अम्ल या क्षारक को, और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है ना, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगला क्या दिया हुआ है हमारा, ये देखो पॉइंट लिखा है कि जल को अगर अम्ल में डालें तो क्या है, जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जितना हमारा सॉल्यूशन होगा, मिक्सर होगा, स्थानीय ताप के कारण कांच का जो पात्र होता है वो टूट सकता है, बर्तन जो होता है कांच का वो टूट सकता है, नली वगैरह। ठीक है ना, यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया सर। तो अम्ल क्षारक का आपका हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट निकल के आया है ये pH स्केल है ना, pH स्केल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 100% पेपर में पूछा जाता है यहाँ से एक आंसर, एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर मिलेगा। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था जिसे pH स्केल कहते थे। H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए pH स्केल का यूज़ होता है। pH में क्या होता है, P है पुषांश, है ना, pH में P है पुषांश, पोटेंस, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। अगर हमारे पास pH की वैल्यू जो है वो बराबर है 7 के, pH बराबर 7 है तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, उदासीन विलयन होगा। ठीक है, pH की वैल्यू 7 से कम है तो अम्लीय विलयन होगा। कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। अगर हमारा pH की जो वैल्यू है 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन होगा। ये 3 पॉइंट ना अच्छे से इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लीजिए, ये तीनों पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, यही हमसे पूछा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस पर। ठीक है ना, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये केमिकल रिएक्शन लिखी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। अच्छा, इसके उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो
ये रिएक्शन आप नोट कर लेना, काम की है आपके। जल्दी से छोटी सी क्लास में सब खत्म करना चाहते हैं। उपयोग क्या है, उपयोग पर ध्यान दीजिए। पहला क्या उपयोग दिया है कि वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के व्यंजन के लिए, पहला क्या दिया है आपके सामने बोल दिया मैंने। दूसरा है कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए। तीसरा है रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में। चौथा है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। ये हो गया व्यंजक चूर्ण का हमारा यूज़। बेकिंग सोडा की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो रिएक्शन दिख रही है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 वाली, इसको भी नोट कर लीजिए। NH4Cl इसका क्या है, ये एक दुर्बल संक्षारक क्षार है और खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें ये क्रिया होती है। दोनों रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल क्षार एवं लवण का आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। एक नया टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं से पूछा जाता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताओ। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल जो इसमें चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था होती है उसकी, ठीक है ना, स्टेट, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः पूरी तरह से अलग होगा, है ना। तो पदार्थ में अगर उसके केवल भौतिक गुण, उसका रंग, गंध, उसकी जो स्मेल होती है, स्टेट होती है, वो चेंज हो जाए तो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, बनने वाला पदार्थ होता है, रासायनिक गुण और संगठन में प्रारंभिक पहले वाले पदार्थ से पूरी तरह से भिन्न होगा दूसरा वाला पदार्थ। और भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। भौतिक परिवर्तन में अगर हम किसी पदार्थ पे कर रहे हैं तो उसका जब जो कारण, जिस कारण से कर रहे हैं वो कारण हट जाए तो वो प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है जो पहले वाला होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये परिवर्तन अस्थायी रहता है। भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी रहता है, ठीक है ना, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होता है स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। याद रखिए इस बात को कि भौतिक परिवर्तन जब भी होगा, भौतिक परिवर्तन जब भी होगा, याद कर लीजिए, ये टेबल बना लीजिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको लिखना ही लिखना है, पेपर में पूछा ही जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ सबको। तो मेरे भाई क्या होगा, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा, फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि बर्फ़ है, ठीक है ना, बर्फ़ क्या होगा, जल में बदल जाएगा, जल वाष्प में बदल जाता है। बर्फ़ काहे में चेंज होती है, जल में, और जल हमारा चेंज हो जाता है वाष्प में, भाप बन जाता है ना। क्या हम इसे नया पदार्थ निर्माण हो रहा है, यहाँ पे इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है सर। और एक चीज़ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, कौन सा, सेकंड नंबर वाला पॉइंट देखिए, भौतिक परिवर्तन में दूसरे नंबर पर क्या लिखा है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अब आप सोचेंगे सर कैसे, पहले वाला हमारा पदार्थ कैसे प्राप्त होगा, तो देखो बर्फ़ है वो जल में बदल जाता है, बर्फ़ को पिघलाया जाता है, वो जल में बदल जाएगा, और जल को अगर गर्म किया जाए तो वो भाप में बदल जाता है। और एक बात बताओ, जो भाप होता है वो ऊपर जाके पानी बरसता है, नीचे आता है, जल बनता है ना। तो जल क्या होता है, जल को हम फ्रिज में रख के उसको जमा सकते हैं ना, उसको बर्फ़ बना सकते हैं, जल से बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बर्फ़, जल, वाष्प, ये फिर से प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो गया। वहीं पर अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की मेरे भाई, तो लोहे पर जंग लगना। अब आप खुद सोचो, अगर एक बार लोहे पर जंग लग गई तो लोहा क्या होता है, गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये कैसा हुआ, क्या आप इसमें क्या होता है, पहले वाला पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक कागज़ है, उसको हमने जला दिया, राख बन गया, क्या हम फिर से उसे कागज़ बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो यही होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और अच्छी अच्छी क्लासें देखने के लिए शिवान सर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल हमारा है @शिवान सर नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।